तो हमारे पास जो कंटेंट्स हैं आज के उसमें मेंशन्ड है व्हाट इज़ फॉरेक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी और फॉरेक्स किस तरीके से स्टार्ट की जाती है। पिप्स काउंट क्या होते हैं, इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो आई विल लेट यू नो द ट्रेडिंग व्यू एज़ वेल एंड मेटा ट्रेडर 4 एंड 5 पे भी आपका सेम जो होता है वो तरीका आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपके कितने तरह के ऑर्डर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में, कितने टाइप्स के आपके ऑर्डर्स होते हैं, वो किस तरीके से उस पे एग्जीक्यूशन की जाती है। ठीक है। सो आपके ऑर्डर टाइप्स कितने टाइप्स के होंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन जिसमें करंट प्राइस पे की जा रही होती है, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स। एंड उसके बाद आपका होता है कि लेवरेज फॉरेक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है। उसके बाद बिड आस्क प्राइस स्प्रेड आपका क्या होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स, आपकी मनी मैनेजमेंट क्या होती है, और उसके बाद आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होता है। ये जो 3 की फैक्टर्स हैं, ये मार्केट की एक फाउंडेशन है, पिलर है, जिसमें आप लोगों को अगर मनी मैनेजमेंट का आपको पता है, आपको अपने रिस्क को कैलकुलेशंस का पता है, और रिस्क मैनेजमेंट का आपको पता है कि आपने अपने रिस्क को मैनेज किस तरीके से करना है। ठीक है। आपने अकाउंट के ऊपर कितना रिस्क लेना होता है। आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ठीक है, या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो विद एविडेंस के ऊपर ट्रेड करना जानते हैं, लेवल्स के ऊपर, स्ट्रक्चर लेवल्स के ऊपर। सो आप इन चीज़ों को प्री कैलकुलेट करते हैं। जब आप अपने रिस्क को प्री कैलकुलेट कर लेते हैं तो रिवॉर्ड इस मार्केट से लेना कोई मुश्किल नहीं होता। सो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी प्री कैलकुलेटेड होती हैं। सो जो आखिरी 3 पॉइंट्स हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप इन 3 पॉइंट्स के थ्रू पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए इस मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 आपके बेसिक पॉइंट जो क्लियर हो जाते हैं। मोस्टली जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब चीज़ों का पता है। ठीक है, और वो मार्केट में एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड दे आर अ रियली गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर एज़ वेल। बट कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं है, वो चीज़ आपको गाइड की जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और इन चीज़ों को आप लोगों ने लाइफ टाइम के लिए लेकर चलना होता है। अब लाइफ टाइम आप इन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे तो आप 100% एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेवर ट्रेडर बनेंगे, और आपको बार-बार इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना नहीं पड़ेगा। आप इज़िली विद द हेल्प ऑफ दीज़ की पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में टेक्निकल के ऊपर वर्किंग करते रहेंगे, और उनको अपडेट करते-करते आप एक लाइफ टाइम के लिए इस मार्केट से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? सो सबसे पहले जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स का नेम है, ये फॉरेन एक्सचेंज के नेम से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जिसका इंट्राडे जो डेली कैप है वो $5 ट्रिलियन का होता है। मींस जो आपके डेली के इसमें वॉल्यूम की ट्रेडिंग हो रही होती है बेस्ड ऑन इंट्राडे डेली के अंदर, वर्किंग आवर्स के ऊपर, वर्किंग डेज के ऊपर, आपकी मंडे टू फ्राइडे उसका डेली का जो वॉल्यूम होता है वो $5 ट्रिलियन का होता है। ठीक है। जितने भी आपके बिज़नेसेस हैं, फॉरेक्स जो है वो इतनी ज़बरदस्त एक आपका ऐसा बिज़नेस है जो इंट्राडे के अंदर आप बहुत सारी अमाउंट इसमें से जनरेट भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। इसमें आप लोग जो है एक करेंसी पेयर को दूसरी करेंसी पेयर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें बाय कर सकते हैं, इसमें खरीद सकते हैं, इसमें बेच सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से आपको दी जाती है, जिस तरह आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएस टू पाकिस्तान और मिडल ईस्ट यूएई टू पाकिस्तान, तो आपके पास कुछ अमाउंट होती है डॉलर्स में, या आपके पास अमाउंट होती है दिरहम में, इमाराती दिरहम में। तो आप क्या करते हैं कि ब्रोकर के पास जाते हैं जो मनी एक्सचेंजर होते हैं, और उनको बोलते हैं कि हमने इसको एक्सचेंज करना है इनटू पाक रुपीज़। तो वो आपको एक कैश के फॉर्म में अमाउंट दे देता है, जितना भी आपका कैश बनता होगा। सो इसी तरीके से ये आपका इंटरनेशनली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप लोग एक अपनी अमाउंट को, यूएस डॉलर को ब्रिटिश पाउंड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड को यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इस तरीके से यूएस डॉलर को आप गोल्ड के साथ तिजारत कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन। उन चीज़ों को आप टेक्निकली डिवाइड कर देते हैं, और सर्टेन लेवल्स पे, सर्टेन टाइम फ्रेम्स के अंदर, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जिसमें फंडामेंटल्स भी आ जाते हैं। मोस्टली मार्केट आपकी 70% टेक्निकली मूव कर रही होती है। सो उन लेवल्स के ऊपर आप खरीद भी रहे होते हैं और बेच भी रहे होते हैं डेली बेसिस पे, हर रोज़। ठीक है, डेली बेसिस का इंट्राडे का मतलब होता है हर रोज़ आप उसमें अ, खरीद भी रहे होते हैं और बेच भी रहे होते हैं। ठीक है। अब ये जो मार्केट है इसीलिए इसको हाईली मार्केट बोला जाता है, क्योंकि इसमें मार्केट की जो मूवमेंट होती है, जो आपको वहाँ पे कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि टेक्निकली मार्केट को रीड करने का तरीका कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर लिया जाता है। सो कैंडल्स की जो मूवमेंट हो रही होती है, या वहाँ पे आपके डिफरेंट लेवल्स आपको बताए जा रहे होते हैं, और उनके बेसिकली टेक्निकली कुछ पर्पस होता है। ठीक है, एक एल्गोरिदम होता है, जिस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर आपकी मार्केट जो है वो चल रही होती है।
ठीक है? सो एल्गोरिथम आपका कौन-सा होता है, वो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपके चार्ट पे प्रिंटिंग हो रही होती है, ठीक है? आपके चार्ट के ऊपर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्रिंटिंग हो रही होती है। प्रिंटिंग किस चीज़ की हो रही होती है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्रिंटिंग हो रही होती है और मार्केट आपकी बाय और सेल की डायरेक्शन पे मूव कर रही होती है। उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। कलर्स आपके बुलिश के जो हैं वो व्हाइट होंगे, ग्रीन होंगे, ब्लू होंगे, इस तरीके से, और रेड पे आपके जो बेरिश साइड पे आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है नज़र आ रही होती हैं, ठीक है? ये दुनिया की एक ऐसी वाहिद मार्केट है कि अगर कोई एक ट्रेडर चाहे, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, जिसको सारी चीज़ों का पता होता है, अपने रिस्क का पता होता है, अपने रिवॉर्ड का पता होता है, तो मार्केट में एक दिन में वो 100% गेन कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर, ठीक है? लेकिन अगर एक ट्रेडर को कुछ भी नहीं पता इस मार्केट में, वो बस आके उसने पैसा डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 डाल दिया, $500 डाल दिया, ठीक है? और वो एक दिन में ये सोचे कि मैं एक दिन में इसको मार्केट को जो है वो 10,000 बना सकूँ, जो कि 100 नहीं 200% इस मार्केट में पॉसिबल है। अगर उसको पता है कि मैंने किस तरीके से मार्केट में पैसा डबल करना है, 12 गुना, 100 गुना ज़्यादा करना है, वो ईज़िली इसमें कर सकता है। लेकिन अगर किसी ट्रेडर को कुछ पता ही नहीं है इस मार्केट का, तो वो सारा पैसा एक दिन में लूज़ कर देगा ईज़िली। इस मार्केट में पैसा बनाना ज़्यादा मुश्किल है, गँवाना तो बहुत आसान है। इस मार्केट में लूज़िंग स्ट्रीक जो है वो 90% इसीलिए बोला जाता है। क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि इस मार्केट से पैसा बनाना किस तरीके से है और इसको एक प्रोफ़ेशन के तौर पे किस तरह आगे लेकर चलना होता है। तो 100% इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अपने जो अमाउंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको डबल कर सकें। लेकिन उसमें सर्टेन क्राइटेरियाज़ होते हैं कि शुरू में आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलना होता है। जो आपको चीज़ सिखाई जाती है और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए आपको ये क्लेम करना होता है कि आपने 5 से 10% मंथली गेन करना है। 100% भी आप कर सकते हैं, 40% भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में की है। जो आपको चीज़ें यहाँ पे चीज़ें टेक्निकली सिखाई जाती हैं, आप ईज़िली मंथली 30 टू 40% इस मार्केट से गेन कर सकते हैं, बआसानी, विदाउट एनी रिस्क, अपने अकाउंट को विदाउट रिस्क में डाले, ईज़िली आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं और आप उसके ऊपर आसानी से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। क्योंकि ये चीज़ें इस तरीके से हैं कि जितना काम हो के इस मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, उतना आप प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। अगर आप कोई टेंशन में हैं, कोई आपकी लड़ाई झगड़े हुई है और आप सारी फ्रस्ट्रेशन मार्केट पे आके निकालेंगे, तो मार्केट को ऐसे ट्रेडर की ही ज़रूरत होती है जो इमोशनल हो के इमोशंस के साथ ट्रेड करें। आपने इस मार्केट में इस तरीके से चलना है कि जिस तरीके से आप एक रिवॉर्ड, अगर तो आपका प्रॉफ़िट एक दिन में बन रहा है, तो आपने कोई खुशी नहीं करनी क्योंकि आपका बिज़नेस है। आपका लॉस हो रहा है तो आपने कोई गम नहीं करना, आपका बिज़नेस चल रहा है। सो प्रॉफ़िट एंड लॉस इज़ द पार्ट ऑफ दिस मार्केट, ठीक है? सो आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है और आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेकर चलना है, ठीक है? सो अच्छा, मार्केट जो होती है फॉरेक्स, उसको मूव किस तरीके से मूव करवाया जा रहा होता है? इसमें देखें 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मोस्टली इस मार्केट में जो एक मैं ट्रेडिंग पसंद करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सो 2 फोर्सेस हैं जो कि मार्केट को चला रही हैं, आपकी सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई एंड डिमांड की एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ली जा सकती है कि वी हैव अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड अस जिनको डॉलर्स की अशद ज़रूरत है, ठीक है? अब मैं आप एक कंपनी है, आपका एक स्टेट बैंक है, उस पे मैं डिमांड क्रिएट कर देता हूँ कि मुझे इतने नंबर्स ऑफ डॉलर्स की, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ज़रूरत है। मेरे साथ 50 और बंदे हैं जिनको इतने नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है। इट मीन्स वी आर डिमांडिंग द डॉलर्स, ठीक है ना? हम डिमांड कर रहे हैं डॉलर्स की, तो डॉलर्स का क्या है, रेट इंक्रीज़ हो जाएगा कि इनको डॉलर्स की अगर ज़रूरत है तो मार्केट में डॉलर की डिमांड को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें मार्केट में क्या होगा कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें जो है किसी न किसी इदारे से या स्टेट बैंक से डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किस तरीके से दी जा रही है, द वर्ल्ड्स नीड मोर यूएस डॉलर एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीजेस। डेफ़िनिटली अगर हमें डॉलर्स की ज़रूरत होगी, हमें डॉलर्स खरीदने होंगे तो उसकी डिमांड में इज़ाफ़ा हो जाएगा। हमें गोल्ड खरीदना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टन्स में गोल्ड खरीदना हो तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। गोल्ड की प्राइस हाई लेवल पे चली जाएगी क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो जो आपका इन्वेस्टर होगा या आपका जो सप्लायर होगा, जो आपको गो डिलीवर कर रहा होगा, वो अमाउंट आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर मेरे पास यूएस डॉलर की एग्ज़ाम्पल आपको दे दी, गोल्ड की, ऑयल की एग्ज़ाम्पल, अगर जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस आते हैं, तो आपको याद होगा कि जब कोविड के दिन थे तो कोविड के दिनों पे क्या हुआ कि डॉलर्स की डिमांड ही नहीं थी। डॉलर्स की डिमांड इस तरह नहीं थी क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा थी। सप्लाई इस वजह से ज़्यादा थी कि आपकी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी वो बंद थी। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो मोस्टली बंद थी।
ठीक है, 70-80% ट्रांसपोर्टेशन आपकी क्लोज़ थी। तो उसमें क्या था कि हमारे पास डिमांड नहीं थी ऑयल की। सो ऑयल की प्राइसेज़ जो हैं वो कंटीन्यूअसली जितना भी सप जो एक सप्लायर होगा वो क्या करेगा ऑयल की प्राइसेज़ डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। ताकि जितना भी एक स्टोरेज होती है ऑयल की वो आपकी निकलती जाए, लॉस में ना बदले, ठीक है ना? सो इसमें क्या चीज़ होगी कि आप ये चीज़ देखें कि जब भी आपकी किसी अब जिस तरीके से आपका बैंक है, आपका यूएस डॉलर्स हैं, आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो डॉलर्स किस वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि आपको पहले बताया कि ये एक ग्लोबल करेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। ग्लोबल करेंसी दुनिया में अभी कौन-सी चल रही है? वो आपका यूएस डॉलर चल रहा है, जिसमें तिजारत हो रही होती है। इंटरनेशनली इवन पाकिस्तान पोर्ट पे आप देख लें, इंटरनेशनली आप मार्केट पे देख लें, जितने भी इंटरनेशनल करेंसी होती है, आप डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे देख लें, आपको जो इंटरनेशनल मार्केट की जो इंटरनेशनल करेंसी को जो है वो प्रायोरिटीज़ दी जा रही थी, उसके अंदर आपका यूएस डॉलर आ जाता है। ठीक है ना? तो जो आपकी तिजारत हो रही होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो डॉलर्स के अंदर होती है, इसीलिए जो आपका एक ग्लोबल करेंसी है, वो आपका यूएस डॉलर है। ठीक है? अच्छा, अगर आपकी मार्केट के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाए डॉलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। उस करेंसीज़ की वैल्यू जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास इतना कैश फ्लो जो आपका होता है यूएस डॉलर के अंदर कंटीन्यूअसली चल रहा होता है, सो उसकी डिमांड पे इतना इज़ाफ़ा नहीं रहता बिकॉज़ ऑलरेडी उस कंट्री के अंदर डॉलर्स की जो है वो एक सर्कुलेटिंग होती है उस कंट्री के अंदर ऑलरेडी होना शुरू हो जाती है। जिसकी एग्ज़ाम्पल अभी पाकिस्तान में रिसेंटली ले सकते हैं कि हमारे पास अभी क्या है डॉलर्स की अशद कमी है। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में अगर डॉलर्स आ जाएँ या पाकिस्तान की जो वैल्यू है रुपीज़ की जो है वो डॉलर से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है पाकिस्तान में डॉलर्स आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो जो आपका डॉलर्स होगा वो थोड़ा-सा वीक होना शुरू हो जाएगा, आपका रुपया बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? आपका रुपया इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आपके स्टेट बैंक में आपके पास इंटरनेशनल जो रिज़र्व होते हैं, आपके स्टेट बैंक होते हैं, उसके अंदर इतने डॉलर्स मौजूद हैं, जो एक इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए एक इकॉनमी को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी हों। तो वो आपका क्या होगा कि उस कंट्री में अब आप देख लें कि जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें जो हमारे पास डॉलर्स हैं, वो इतने रिज़र्व पे नहीं है, स्टेट बैंक के पास इतना डॉलर्स नहीं है कि वो मार्केट जो फिर उसमें क्या चीज़ होती है कि आपके जो है इन्फ्लेशन जो महँगाई है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों पे टैक्स का बोझ आना शुरू हो जाता है। लोग जो हैं वो टैक्स पे करने के बावजूद भी उसके नीचे दबते चले जाते हैं, महँगाई के नीचे, इन्फ्लेशन के नीचे, बेरोज़गारी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे मैटर्स जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं उस कंट्री की, ठीक है? अच्छा उसके बाद आपके जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट पे किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। सो नंबर 1 आपका जो एक सेंट्रल बैंक है वो आपका टायर्स 1 के अंदर सेंट्रल बैंक्स आते हैं और इंटर बैंक आते हैं। जिस तरह आपके डिफरेंट बैंक्स हैं, पाकिस्तान का स्टेट बैंक है जापान का अपना एक बैंक ऑफ जापान है जो मेन है आपका, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा होता है, स्टेट्स की बात डिफरेंट होगी, वो आपकी इंटर बैंकिंग में आ जाएगी, ठीक है ना? बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड या यूएस का जो बैंक है, स्टेट बैंक इनका होता है। तो हर कंट्रीज़ का जो अपने बैंक्स होंगे, वो आपकी इन्वॉल्वमेंट करते हैं टायर्स 1 के अंदर। टायर्स 2 के अंदर जो हैं आपके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े-बड़े आपके जो इंटरनेशनली आपके हेज फंड्स होते हैं, वो आ जाते हैं। जिस तरह आपका सिटी ग्रुप आ गया, आपका जेपी मॉर्गन का आ गया, गोल्डमैन सैच है, जिस तरह मोस्ट फेमस हैं एंड अदर हेज फंड्स। अभी नंबर्स ऑफ हेज फंड्स के आप देखें कि मार्केट में वॉल्यूम बढ़ने की तादाद और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, आज से 5 साल पहले इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलती थी। मार्केट नॉर्मली आपकी मूव कर रही होती थी, बट जब से बड़े-बड़े जो इंटरनेशनली हेज फंड्स आना शुरू हुए हैं, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुए हैं, सो उन वॉल्यूम की तादाद में क्या हुआ, इज़ाफ़ा होता चला गया और मार्केट में वॉलेटिलिटी होती चली गई है। तो नंबर 2 जो है वो आपके बड़े-बड़े हेज फंड्स हैं। अच्छा जिस तरीके से नीचे आपको बैंक्स के नाम लिखे जिसके अंदर इंटरनेशनली आपके जो बैंक्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपका बैंक आ रहा है। उसके बाद आरएचबी ग्रुप है, जो मलेशियन बैंकिंग के अंदर आते हैं, एचएसबीसी है, ठीक है, सीआईएमबी बैंक हैं और इनके लोकल बैंक्स के अंदर मलेशियन बैंक आता है, ठीक है। ये सारे इंटरनेशनली एक कंट्री के अंदर बैंक ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर मार्केट आपकी चल रही होती है, जिस तरह बैंक्स भी आपके तिजारत कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जितने भी ये आपके हेज फंड्स होंगे, जिसमें आपका इंटरनेशनली ग्रुप में जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा एक नाम है। जी, हेज फंड्स में यही है आपका जेपी मॉर्गन का नाम आ गया। जिस तरह अभी आप लोग देखते हैं कि इंटरनेशनली
फॉर एग्जांपल माई फॉरेक्स फंड्स आ गए आपके, उसके बाद द फंडेड ट्रेडर्स आ गए। ये बड़े-बड़े हेज फंड्स होते हैं, जिसमें मार्केट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है और ये आगे से आपको फंडेड अकाउंट्स और इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप एक इनके साथ काम कर रहे होते हैं, एज़ एन एम्प्लॉइज़ आप इनके साथ काम कर रहे होते हैं, बट इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सो ये एक वॉल्यूम जनरेट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट मूव कर रही होती है बुलिश और बेरिश साइड पे। अब हर कंट्री के डिफरेंट जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं और उसके ऊपर मार्केट काम कर रही होती है। बेसिकली आपको हेज फंड्स का ये मतलब होता है कि हेज फंड्स आपके जो मार्केट में वॉल्यूम जनरेट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपके बैंकिंग सेक्टर्स में बड़े बैंक होते हैं, आपके स्टेट बैंक्स होते हैं, ठीक है ना? आपके इस तरीके से हेज फंड्स भी होते हैं बड़े-बड़े, जो आपकी मार्केट को चला रहे होते हैं। जो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम जो आपको कह रहे होते हैं, आपको वॉल्यूम जनरेट किया जा रहा होता है, ठीक है? और नंबर 3 पे क्या आता है, आपके रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर्स की तादाद जितने भी हेज फंड्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अब आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि मार्केट में जब वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, इसका मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि वो कौन वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। आइदर वो आपका रिटेल ट्रेडर वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, वॉल्यूम से मुराद ये है कि नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स, आपके जितने भी नंबर्स ऑफ ऑर्डर एक टाइम पे क्लिक करेंगे, तो मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव करेगी, आपकी कैंडल बाइंग साइड पे मूव करेगी या बेरिश साइड पे मूव करेगी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड कर रहा हूँ आप लोगों के अगेंस्ट। आप लोग गोल्ड के पेयर के अंदर सेल के ऑर्डर्स लगा रहे हैं और मेरा वॉल्यूम आपके वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोग 1 मिलियन का ऑर्डर लगा रहे हैं, तो हो सकता है मैं $2 मिलियन के ऑर्डर लगा रहा हूँगा। तो मेरा वॉल्यूम आपसे ज़्यादा है। अब जब तक मैं आपकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करूँगा, मीन्स आप लोग एसएल नहीं लगाएँगे, तब तक मैं उस मार्केट से प्रॉफ़िट नहीं ले सकता, ठीक है ना? आप अगर सेल की डायरेक्शन में हैं, तो मैं बाय की डायरेक्शन पे होऊँगा। तो जब तक आपका सेल का एसएल हिट नहीं होगा, मुझे वो प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा टारगेट उसी जगह पे होगा जहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है? तो समवन हैज़ टू लूज़ मनी इन दिस फॉरेक्स मार्केट। आप लूज़ करेंगे तो मुझे प्रॉफ़िट होगा, मैं लूज़ करूँगा तो आपको प्रॉफ़िट होगा, बट मेरी जो प्रॉफ़िट रेशियो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यू। सो आपसे ज़्यादा जो है वो जितने भी ये बड़े-बड़े हेज फंड्स होते हैं ना, या इसके मुकाबले में हम लोग जो प्रॉफ़िट ले रहे होते हैं, वो मार्केट से बहुत थोड़ा प्रॉफ़िट ले रहे होते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेज फंड है जिसकी इन्वेस्टमेंट मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और उसके अगेंस्ट आपका अकाउंट साइज़ कितना होगा, $1000 का, $500 का। तो आप एक इतनी बड़ी मार्केट के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो डेली की अर्निंग होती है, जो इंट्राडे पे जिसको आप बोलते हैं, वो आपकी माइन्यूट सी होगी। 50 पिप्स, 30 पिप्स, 100 पिप्स की ट्रेड्स होती हैं आपकी, जिसमें से आप $50, $30, $20 की अर्निंग कर रहे होते हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी इतनी बड़ी मार्केट के अगेंस्ट जो है वो आप उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते, उसके साथ आप प्रॉफ़िट लेके मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। और उसके हम फिर टेक्निकली कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, टेक्निकल लेवल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वहाँ से मार्केट से पैसा लेने के बाद एग्ज़िट हो जाते हैं। सो इस बेस्ड के ऊपर, इस टेक्निकल के ऊपर एक जो ट्रेडर होगा, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, जिनको इन चीज़ों का टेक्निकल्स का पता होता है, वो प्रॉफ़िट लेने के बाद मार्केट से एग्ज़िट होता चला जाता है, ठीक है? और एंड रेशियो जो मंथ के एंड पे 20 ट्रेडिंग डेज़ के बाद वो एक अच्छे प्रॉफ़िटेबल रेशियो में बैठे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 60%, 50%, 40% मिनिमम जो होता है कि अगर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट से 20%, 30% अर्निंग पर मंथ कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा आजकल के दौर में अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। $1000, $2000, इट्स नॉट अ बिग डील टू अर्न फ्रॉम दिस मार्केट। अगर आप प्रॉपर एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? तो आप इस मार्केट से लाइफ टाइम के लिए 10%, आपका क्राइटेरिया इतना ही होना चाहिए, मोर देन 10%, ठीक है ना? एक हेल्दी, एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ये साथ-साथ आपको ना इसीलिए बातें बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें जो है ना शुरू से आपकी एक जो भी आपने लर्निंग ली है, कुछ भी आपने ये लर्निंग नहीं भी ली हुई, आपने कहीं से प्रॉपर नहीं सीखा, आपकी ये एक जो साइकोलॉजी है ना, इसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है इस मार्केट में, कि जितने भी आपके डाउट्स हैं ना वो क्लियर होते जाएँ और आप लोग एक प्रॉपर डायरेक्शनल की तरफ जाएँ, डायरेक्शन ट्रेडिंग बने, डायरेक्शनल ट्रेडर आपको होना चाहिए। एक डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि आपने किस-किस तरीके से, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, कितने करेंसीज़ पेयर्स हैं आपके अंदर जो मेजर हैं, जो स्टेबल करेंसीज़ पेयर्स हैं, उसमें नंबर 1 पे यूएस डॉलर्स है आपका, कैट है, कैनेडियन डॉलर्स, पाउंड है आपका, जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जिसको जीबीपी बोला जाता है, यूरोपियन यूरो है आपके पास, स्विस फ्रेंच है आपके पास, सीएचएफ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज़ येन है एंड न्यूज़ीलैंड डॉलर है आपके पास। ये वो पेयर्स होते हैं या ये वो जो करेंसीज़ होते हैं जिनके ऊपर मैं प्रेफ़रेंस देता हूँ ज़्यादातर अगेंस्ट यूएस डॉलर के, आप इन पेयर्स में काम करना चाहिए आपको। क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन से पेयर्स पे क्या काम करना है और क्यों करना है। तो ये आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इन पेयर्स के अंदर आप लोगों ने कौन काम करना होता है। मेजर पेयर्स के अंदर जो है वो आपका कौन-सा मेजर आता है, आपके यूएस डॉलर के साथ जितने भी पेयर्स होंगे वो आपके कंसिडर मेजर किए जाएँगे। माइनर पेयर वो होते हैं जिसमें डायरेक्ट यूएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
ठीक है? और एक्सोटिक पेयर जो हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। उनकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरीके से दी जा सकती है। जो आपके मेजर करेंसीज़ पेयर्स होते हैं वो आपके यूएस डॉलर के साथ होते हैं। नंबर 1 पे आपका यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, सीएचएफ, यूएसडी कैड, ये आपका कंपैरिज़न है सारे पेयर्स का। इन पेयर्स के अंदर आप खरीद भी रहे होते हैं, बाय भी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे होते हैं। डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल्स। सो टेक्निकल्स को देखते हुए आप इन पेयर्स के अंदर खरीदो-फरोख्त, सेलिंग एंड बाइंग की दोनों चीज़ें कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं जिसमें यूएस डॉलर की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरो जीबीपी, इसमें यूएसडी डॉलर नहीं है, यूरो सीएचएफ, कैड, ऑड, एनजेडी और जेपीवाई। सेम आपके जेपीवाई के भी पेयर्स हैं, फिर इसके बाद जीबीपी के अगेंस्ट जितने पेयर्स आपके कैड के, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के एंड न्यूज़ीलैंड के। ये आपका डिफरेंट क्रॉस कंपैरिज़न है ऑन डिफरेंट करेंसीज़ पेयर, ठीक है? उसके बाद आपके जो एक्सोटिक पेयर्स आते हैं, जिस तरह के आपका यूएसडी हांगकांग हो गया, तुर्किश लिरा हो गया, उसके बाद नाइजेरियन आपका क्रोन हो गया, उसके बाद साउथ अफ्रीकन का ज़ार हो गया, ठीक है? और उसके बाद स्वीडिश क्रोना हो गया आपके पास। और आपके पास डिफरेंट ये एक्सोटिक पेयर्स आते हैं जिनके अंदर मोस्टली कोई भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के इन कंट्रीज़ के लोग होंगे वो इसमें तिजारत करना पसंद करते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमेशा इन पेयर्स के अंदर से चूज़ करने होते हैं पेयर्स। जो मोस्ट स्टेबल और अच्छे पेयर्स हैं वो आपका जीबीपी यूएसडी होता है, ठीक है? जिसमें आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे भी। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी होता है, ये एक अच्छा पेयर है। यूरो यूएसडी इन पेयर्स में से। नंबर 1 जो होता है आपका पेयर जिसमें मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स हैं शुरू में डर भी रहे होते हैं, लेकिन इस मार्केट में कोई डरने वाली बात नहीं है। नंबर 1 पे लोग जो ट्रेड होते हैं वो गोल्ड को पसंद करते हैं, गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर। नंबर 1 सबकी ये प्रायोरिटी होती है, तो ये पेयर ऐसा है कि ये मेरा नंबर 1 पेयर है जिस पे मैं खुद भी ट्रेड कर रहा होता हूँ। 100% इस पे ट्रेड हो रही होती है। बाकी उसके साथ जो है आप इन पेयर्स के अंदर से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी डायरेक्शन आपको बता रहा होता है, एक डायरेक्शनल ट्रेड दे रहा होता है। अगर तो वो बुलिश साइड पे है तो आप उस पेयर में अच्छी ट्रेड बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। अगर तो पेयर वो सेल साइड पे जा रहा है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं उस पेयर के अंदर, डिपेंड्स ऑन द टेक्निकल्स।